यह कहानी तीन दोस्तों की है। अभय, अर्जुन और मनोज। ये तीनों ही एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े। बचपन से ही इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती रही है, इतनी कि समय आने पर ये एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। ये तीनों ही दोस्त इस वक्त मुंबई की एक जानी मानी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर कार्यरत हैं। इन्हें जब भी अपने जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती तो ये तीनों निकल पड़ते शहर से कहीं दूर, एडवेंचर और हैप्पीनेस से भरी एक जर्नी के लिए। कभी ये ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों पर जाते तो कभी जंगलों के बीच जाकर प्रकृति को करीब से निहारते और कभी कभी ये पर्वतारोहण जैसे साहसी और रोमांच से भरपूर रहने वाला सफ़र भी तय करते। ऐसे ही एक साहस और रोमांच से भरी हुई जर्नी को एंजॉय करने के लिए वो शहर से दूर कालीपुर नामक एक जगह पर आए हुए थे। ये इलाका पूरी तरह से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। इस जगह पर इक्का दुक्का लोगों की ही रेहदारी थी। इसके अलावा इस इलाके में एक आलीशान फार्म हाउस भी था, जिसे इन दोस्तों ने 2 दिन के लिए रेंट पर लिया था, क्योंकि इन्हें जिस कालू पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए जाना था वो कालू पर्वत इस फार्म हाउस से काफ़ी नज़दीक पड़ता था। लेकिन इन्हें एक बात का पता नहीं था कि ये फार्म हाउस में नहीं बल्कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं, जिसका एहसास उन्हें कुछ ही पलों में होने वाला था। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो तीनों दोस्त अब फार्म हाउस पर आ पहुँचे थे। यहाँ आने पर वो तीनों बंगलों के सामने खड़े होकर बंगले की खूबसूरती को निहारने लगे। बंगलों के चारों ओर बिखरी हरियाली और ओपन स्पेस बंगलों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये बंगलो लगभग 1000 गज के एरिया में फैला था। बंगलों के दाहिनी ओर एक बड़ी सी फूलों की बाग लगी हुई थी, जहाँ से मनमोहक खुशबू आ रही थी। उस बंगलों के आसपास दूसरा कोई मकान नहीं था। इस वक्त वो तीनों बंगलों के मेन गेट पर खड़े थे। कुछ देर तक तो वो उस घर को और उसके आसपास की खूबसूरती निहारते रहे और फिर थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और मेन गेट के ताले को खोल दिया। उसने अपने हाथों से गेट को अंदर की ओर धकेला और एक कर्कश आवाज़ के साथ गेट खुल गया। अगले ही पल वो तीनों अपने अपने कंधों पर बैग को रखकर बंगलों के अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही अभय ने खुश होकर अपने दोस्तों से कहा। अभय कहता है, यार ये तो वाकई में काफ़ी बढ़िया बंगलो है। इतना खूबसूरत बंगलो मैंने आज तक नहीं देखा यार। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो एस्टेट एजेंट अन्ना इतनी खूबसूरत जगह पर आने से मना क्यों कर रहा था। अभय ने अर्जुन की ओर देखा और उससे पूछा। तभी अर्जुन उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, अरे हाँ, वो बात बताना तो भूल ही गया मैं तुम लोगों को। अन्ना ने बड़ी रोचक कहानी सुनाई है इस बंगलों की। अभय और मनोज अर्जुन के पास आए और मनोज ने अपने कंधे पर के बैग को संभालते हुए अर्जुन की तरफ देखकर उससे पूछा। मनोज कहता है, अच्छा हमें भी तो सुना वो कहानी। अर्जुन ने अपने कंधों पर अपने बैग सही किया और घर के दरवाजे की तरफ चलते हुए उन दोनों को कहानी सुनाने लगा। अर्जुन कहता है, कई सालों पहले इसी जगह पर एक सिद्ध तांत्रिक की झोपड़ी हुआ करती थी। वो तांत्रिक बड़ा ही नेक दिल था। वो हमेशा लोगों की मदद किया करता था। भूत प्रेत बाधा हो या फिर कोई और समस्या हो, वो चुटकियों में लोगों की सारी समस्या सुलझा देता था। इसलिए लोग भी उन्हें बहुत मानते थे। कुछ सालों बाद उनकी एक हादसे से अचानक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोगों को इस बात का जब पता चला तो सब वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को भी उनकी मौत का असली कारण पता नहीं चला। उन्होंने गांव वालों की बहुत मदद की थी, इसलिए गांव वालों ने भी उन्हें
अपना समझकर पूरी विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार उसी जगह पर कर दिया जहाँ वो रहते थे। तांत्रिक के गुजर जाने के कुछ ही महीनों बाद से इस जगह पर विचित्र घटना का सिलसिला शुरू हो गया। मनोज कहता है, कैसा सिलसिला? मनोज ने उत्सुकतावश अर्जुन से पूछा। तभी अर्जुन मनोज का जवाब देते हुए कहता है कि हर अमावस की रात को जो भी युवा पुरुष इस इलाके से गुजरता वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता, और जो लोग आज तक गायब हुए हैं वे कभी वापस लौट कर नहीं आए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की मदद से खोए हुए लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। समय बीतता गया और हर अमावस की रात को एक युवा पुरुषों का गायब होने का सिलसिला चलता रहा। लोगों में डर फैल गया कि यहाँ पर ज़रूर किसी भूत प्रेत का वास है और वही लोगों को रहस्यमय तरीके से गायब कर रहा है। कुछ सालों बाद लोगों ने यहाँ से गुजरना पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ 20 साल पहले की बात है। शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन ने इस जगह को खरीद कर यहाँ पर अपना ये आलीशान फार्म हाउस बना दिया। वो बिजनेसमैन जब अपनी फैमिली के साथ पहली बार यहाँ रहने आया तो एक रात को उसका 20 साल का लड़का अचानक कहीं गायब हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने बच्चे को ढूंढने में, लेकिन वो अपने बच्चे को ढूंढने में नाकामयाब रहा। तब से वो और उसकी फैमिली कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आई और उन्होंने बंगलों की सारी जिम्मेदारी अन्ना को दे दी, और तब से वही इस बंगलों की देखरेख कर रहा है। वो तो मुझे बंगलों की चाबी देने के लिए भी रेडी ही नहीं हो रहा था। तो मनोज कहता है, अच्छा तो फिर तेरे हाथ में ये बंगलो चाबी कहाँ से आई? इस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मनोज से कहा। अर्जुन ने कहा कि वो तो अन्ना की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत दिनों से नाराज़ थी। वो कब से उसका नंबर मांग रहा था। आज मैंने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी और उसने मुझे बंगलों की चाबी दे दी। अर्जुन की इस बात पर अर्जुन और मनोज दोनों ही हंसने लगे। मनोज बोला, सही टाइम पर सही दाव खेला है तूने, इतिहास गवाह है। लड़की के चक्कर में तो बड़ी बड़ी हस्तियां डूब गई, फिर ये हमारा अन्ना किस खेत की मूली है। अर्जुन और मनोज इस वक्त बातें करते करते घर के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। वो दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर हंसते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान उनसे 20 कदम की दूरी पर खड़े हुए अभय पर जाता है। अभय डर के मारे एक ही जगह पर जम सा गया था। अर्जुन और मनोज ने अभय को जब एक ही जगह पर खंबे की तरह खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाई। अर्जुन बोला, अभय। तभी मनोज कहता है, यार अभय, वहाँ क्या कर रहे हो? मनोज और अर्जुन की आवाज़ सुनकर अभय झटके से होश में आया। अभय दौड़ते हुए उन दोनों के पास पहुँचा और थोड़ा गुस्सा होते हुए अर्जुन से पूछा, जब तू जानता था कि यहाँ पर कितना बड़ा खतरा है तो तू क्या हमें यहाँ मरने के लिए लेकर आया है? नहीं नहीं, देखो भाई लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम कहीं और चलते हैं ना, अभय ने उन दोनों से कहा। अभय की बात सुनकर मनोज ने तंज कसते हुए कहा, क्यों, तेरी हालत ख़राब हो गई है क्या? कितना फट्टू है तू? मनोज ने मजाकी अंदाज में अभय की ओर उंगली करते हुए कहा। मनोज के इतना कहते हुए अर्जुन और मनोज दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। तभी अभय बोला, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ किसी भूत प्रेत का सहाय भी हो सकता है और हमें ऐसी चीज़ों से उलझना नहीं चाहिए। तभी अर्जुन कहता है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। आज के मॉडर्न ज़माने में भी तो इन भूत प्रेतों की दकियानुसी बातों पर यकीन करता है, अर्जुन ने अभय से कहा। तो अभय ने कहा, अच्छा तुझे ये बातें दकियानुसी लगती हैं तो मुझे एक बात बता, आज तक लोग जो लोग यहाँ से गायब हुए हैं वो मिले क्यों नहीं, और उन्हें इस तरह से गायब कर कौन रहा है? तो अर्जुन बोला, हो सकता है कि इसमें किसी गैंग का हाथ हो जो गांव के भोले भाले लोगों को अगवा कर
उनके शरीर के अंगों को बेचने का धंधा करते हों, या फिर इसी तरह का कोई और कारण हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि लोगों के गायब होने के पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। तो अभय बोला, लेकिन भाई समझने की कोशिश कर, आज अमावस्या है और मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि अभय की बात को बीच में ही रोकते हुए अर्जुन उससे बोला कि बस अभी बहुत हो गई तेरी नौटंकी, फालतू का नाटक किए जा रहा है। मुझे अगर पता होता तू इतना डरपोक है तो मैं तुझे ये कहानी कभी नहीं सुनाता। अर्जुन की ये बात अभय को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत अर्जुन से कहा, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, चलो अंदर, जो होगा देखा जाएगा। अभय ने हिम्मत करते हुए उन दोनों से ये बात कह तो दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे किसी अनहोनी के होने की आशंका हो रही थी। मनोज, अर्जुन और अभय, वो तीनों इस वक्त घर का दरवाज़ा खोल घर के अंदर आ चुके थे। घर अंदर से भी काफ़ी आलीशान था। घर के अंदर आते ही अर्जुन मनोज और अभय की तरफ पलटा और उससे कहा, तुम दोनों घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लो, तब तक मैं रात का खाना बना लेता हूँ। मनोज कहता है, ठीक है भाई। वो तीनों अपना अपना काम करने लग गए। थोड़ी देर में मनोज और अभय का सफाई का काम पूरा हो चुका था और इधर किचन के अंदर अर्जुन ने भी खाना बना लिया था। रात के 8 बज रहे थे। अभय, अर्जुन और मनोज तीनों इस वक्त खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। अभय ने खाना परोसने के लिए अपने सामने रखे बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाया तो उसके अंदर रखे खाने को देखकर वो हैरान रह गया। उसके माथे से पसीना छूटने लगा था। उसने अपनी डर से कांपती आवाज़ में अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तूने ये खाने में क्या बनाया भाई? तो अर्जुन ने कहा, चिकन टिक्का बनाया है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर उसे जवाब दिया था। तो अभय बोला, प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आज अमावस्या है और ऊपर से तूने ये नॉनवेज का खाना बना दिया। अभय ने डरते हुए अर्जुन से कहा। तो अर्जुन बोला, हाँ, तो उसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है? और ऐसा भी क्या हो जाएगा नॉनवेज खाने से जो तू इतना डर रहा है? अर्जुन की इस बात पर अभय ने एक लंबी सांस छोड़ी और अर्जुन से कहा, देख भाई, ऐसा है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था और ये बात मैंने कई बार बड़े बुजुर्गों से भी सुनी है कि जिस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पर नॉन वेज नहीं खाते, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ की जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो आक्रामक हो जाती हैं और वो इंसानों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। और कभी कभी तो वो इसकी खुशबू से उस दिशा में खींची चली जाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि आज के दिन हमें ये नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। अभय की बात पूरी होने पर अर्जुन अभय की तरफ देखते हुए उससे सवाल पूछता है, नेगेटिव एनर्जीज यानी भूत प्रेत? अभय बोलता है, हाँ। तो अर्जुन कहता है, नॉनवेज खाने की वजह से? अभय कहता है, हाँ। तो अर्जुन कहता है, यहाँ चले आएंगे? अभय कहता है, हाँ। अर्जुन कहता है, पागल है तू अभय? अबे, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा, किस गधे ने तेरा नाम अभय रखा था? जब देखो तब तू डरता ही रहता है। अभी अपनी नहीं तो कम से कम अपने नाम की तो इज्जत रख। तो अभय कहता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में होता है। नॉन वेज से बुरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, सुन तेरी कोई बात, अब चुपचाप खाना खा और हमें भी खाना खाने दे। अर्जुन की इस बात पर अभय ने एक लंबी सांस छोड़ी और नीचे देखते हुए धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, सही कहा है किसी ने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। अर्जुन ने कहा कि क्या कहा तूने? अभय ने कहा, कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि यार मनोज, वो राइस बाउल देना यार, इधर भूख लगी है यार कब से। बात को बदलते हुए अभय ने मनोज से कहा। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए उन तीनों ने अपना खाना खा लिया। खाना ख़त्म करके वे जैसे ही अपनी जगह से खड़े हुए कि तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट के यूँ अचानक जाने से अभय थोड़ा घबरा जाता है और अपनी काँपती हुई आवाज़ में
अपने दोस्तों से पूछता है, यार ये अचानक लाइट को क्या हो गया। मनोज ने कहा, कुछ नहीं यार, ये पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पर लाइट का यूँ आना जाना लगा ही रहता है। खैर ये सब जाने दो और जल्दी से सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी उठकर सफ़र पर भी निकलना है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। अर्जुन, तू एक काम कर, इस टेबल को साफ़ कर ले, तब तक मैं खाने की प्लेट्स को बाहर फेंक कर आता हूँ। और अभय तू बेडरूम में जा और जाकर चादर लेकर आ। आज रात हम यहीं हॉल में ही सोएंगे, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है भाई, चलो फिर लग जाओ काम पर। अगले ही पल वो तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन ने कपड़े से टेबल को साफ़ कर रहा होता है तो दूसरी ओर अभय चादर लाने के लिए बेडरूम के अंदर चला जाता है और इधर मनोज खाने की प्लेट्स को अपने हाथ में पकड़े उस कूड़ेदान में फेंकने के लिए घर के बाहर आ जाता है। मनोज इस वक्त घर के आंगन में खड़ा था। अमावस की रात होने की वजह से घर के चारों ओर तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मनोज को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मनोज ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसे अपने ऊपर की जेब में रख लिया। टॉर्च के उजाले के सहारे वो सावधानी से कूड़ेदान की ओर आगे बढ़ने लगा। मनोज के थोड़ा आगे जाते ही अचानक से उसके आसपास का माहौल बड़ा ही भयावह होने लगा। चारों तरफ एक अजीब सा धुआं फैलने लगा। उस धुएं को चीरता हुआ मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मनोज जैसे जैसे अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसे किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। मनोज बार बार पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। मनोज को अब अंदर ही अंदर काफ़ी डर लग रहा था। वो तेज़ी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए कूड़ेदान की तरफ पहुंचा और अपने हाथ में पकड़े कूड़े को कूड़ेदान में फेंकने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से तेज़ी से एक काला साया गुजरा। डर के मारे उसकी खींची बैठ गई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। वो खुद से डरते हुए बोला, शायद हवा का कोई झोंका गुजरा होगा, मैं भी ना खामोखा डर रहा हूँ। मनोज को जब अपने पीछे कोई नहीं दिखा तो उसने दोबारा से कूड़ेदान की तरफ पलटकर उसमें कूड़ा फेंक दिया। कूड़ा फेंकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके सामने एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, जिसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। उसके लंबे लंबे काले दांत बाहर की ओर निकले थे। उस चुड़ैल का ये डरावना चेहरा देखकर मनोज जोर से चीखा। अर्जुन, जो अब तक घर के अंदर कपड़े से टेबल को साफ कर रहा था, मनोज की यूँ अचानक आती चीख को सुनकर डर जाता है। ये तो मनोज की आवाज़ है, इसे क्या हो गया। अर्जुन ने कपड़े को वहीं फेंक दिया और तेज़ी से बाहर की ओर दौड़ लगाई और मनोज को आवाज़ लगाते हुए यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। अर्जुन मनोज को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन उसे मनोज कहीं नहीं मिला। वो अभी मनोज को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे घर के अंदर से अभय की ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अभय की आवाज़ सुनते ही अर्जुन तेज़ी से घर के अंदर दौड़ा। अभय, ये क्या हो रहा है। पहले मनोज और अभी अभय अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। अर्जुन उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। अंत में थक हार कर वो घर के हॉल में आकर बैठ जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों अचानक गए तो गए कहाँ। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से तेज़ी से एक काला साया गुजरा। अर्जुन के पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। उसने धीरे से अपना एक कदम आगे रखा और हकलाते हुए आवाज़ लगाई, मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ पर। देखो तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्जुन अपनी नज़रों को हॉल में चारों तरफ घुमाता है। हॉल में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक से हॉल में कहीं से हल्का हल्का धुआं आने लगता है। धुएं की वजह से अर्जुन को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी आंखों के सामने आए धुएं को अर्जुन अपने हाथों से हटाने लगा। अर्जुन ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी की मदद से अपने आसपास देखने की कोशिश की।
लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखा। तभी चारों ओर एक जोरदार शैतानी हंसी गूंज उठी। हंसी को सुनकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा। वो अपनी मुंडी को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन सिवाय खौफनाक हंसी के उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन आवाज़ को सुनते हुए यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी वो चुड़ैल अपना डरावना चेहरा लिए अर्जुन के सामने आ जाती है। उसके भयानक चेहरे को देखकर अर्जुन डर के मारे जोर से चीखता है और पीछे की ओर ज़मीन पर गिर जाता है। नीचे गिरते समय उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर चुड़ैल के पैरों की तरफ चला जाता है। मोबाइल उस चुड़ैल के पैरों के पास उल्टा गिरा हुआ था, जिस वजह से मोबाइल के टॉर्च का उजाला सीधा उस चुड़ैल के शरीर पर आ रहा था। वो चुड़ैल ज़मीन से 4 फीट हवा में उड़ रही थी। उस चुड़ैल ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल खुले थे और वो हवा में लहरा रहे थे। टॉर्च के उजाले में उस चुड़ैल का विभत्स रूप और भी भयानक दिख रहा था। अर्जुन ने आज से पहले इतना भयानक मंजर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। अपनी डर से लड़खड़ाती आवाज़ में उसने चुड़ैल से पूछा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो चुड़ैल शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, मैं सालों से तुम जैसे किसी युवा पुरुषों का यहाँ इंतज़ार कर रही थी, ताकि मैं उनकी बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। और आज मेरी वो इच्छा तुम पूरी करने वाले हो। बलि का नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वहाँ से तेज़ी से वो भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर वहीं जम चुके थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के आगे अचानक से उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें घूमने लगी। तभी उसे अपने दोस्तों की भी याद आई। उसे लगा कि कहीं उसके दोस्तों को भी इसी चुड़ैल ने ही तो गायब नहीं किया। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ में उस चुड़ैल से पूछा, क्या मेरे दोस्तों को भी तुमने ही गायब किया है? अर्जुन की बात सुनते ही वो चुड़ैल गहरी आवाज़ में बोली, हाँ, उन्हें मैंने गायब किया है और इस वक्त वो दोनों मेरी ही कैद में हैं और आज रात 3 बजते ही मैं उन दोनों की बलि दे दूंगी। अर्जुन ने जब सुना कि उसके दोस्तों के साथ क्या होने वाला है तो वो डर से कांप गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से अपने दोस्त के जान की भीख मांगी। क्या बलि? नहीं नहीं, छोड़ दो उन्हें, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। तो तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उन लोगों को छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तुम तीनों की बलि देने वाली हूँ, तुम तीनों की बलि। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, जाने दो हम तीनों को, प्लीज़, हम दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। अर्जुन हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठकर रोते भी लगते हुए उस चुड़ैल से कहता है। अर्जुन की यह बात सुनकर वो चुड़ैल थोड़ी देर चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हंसी की जगह अचानक से शैतानी भाव उभरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके दिमाग में कोई शैतानी योजना चल रही हो। उसने अर्जुन की तरफ देखा और एक शैतानी भाव के साथ अर्जुन से कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ज़िंदा छोड़ दूं, तो तुम में मेरा एक खेल खेलना होगा। अर्जुन ने कहा, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस हमें ज़िंदा छोड़ दो। अर्जुन उस चुड़ैल के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है। चुड़ैल कहता ही है, मैं छोड़ दूँगी, ज़रूर छोड़ दूँगी। खेल पूरा होने के बाद मैं तुम लोगों को ज़रूर छोड़ दूँगी, लेकिन खेल शुरू हो इससे पहले तुम खेल के बारे में कुछ बातें तो जान लो। ये खेल मौत से भी भयानक है। इस खेल में कदम कदम पर एक भयानक मौत लिखी हुई है।
और अगर तुम इस खेल के अंदर मारे गए तो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा वहीं तड़पती रह जाएगी, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बताओ तो फिर खेलोगे ये खूनी खेल, या फिर चढ़ा दो तुम तीनों की बलि अपने शैतान को। अर्जुन उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए उस चुड़ैल से कहता है, मैं अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। चुड़ैल कहती है, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा ये जोश और दोस्ती के प्रति लगाव बहुत पसंद आया। ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें क्या करना है। इस खेल के 3 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव के अंत में तुम्हें एक पहेली को सुलझाना होगा। उसे सुलझाने के बाद ही तुम खेल के अगले पड़ाव में जा पाओगे। खेल के तीनों ही पड़ावों में सफल होने के लिए तुम्हें अपने साहस और बुद्धि का प्रमाण देना होगा। और खेल के अंत में तुम्हारे हाथों में जो तलवार होगी वो चमकने लगेगी। तब तुम मुझे वो तलवार दे देना और मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी। कहो तो फिर तैयार हो ये खूनी खेल खेलने के लिए। अर्जुन बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। उसके हाँ में डर साफ झलक रहा था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए खेल को खेलने के लिए अपनी हामी भर दी, क्योंकि उसके पास अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल कहती है, तुम्हें मैं अपने जादू से एक मायावी दरवाजे के पास भेज दूंगी। ये हमारा पहला पड़ाव होगा। दरवाजे के उस पार तुम्हें एक तलवार मिलेगी। उस तलवार को लेकर तुम्हें फिर से उसी दरवाजे से बाहर जाना है, क्योंकि वहाँ से बाहर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाहर आते ही उस तलवार की नोक को ज़मीन पर मारना। ऐसा करते ही तुम यहाँ सुरक्षित पहुँच जाओगे। लेकिन अर्जुन बोला, लेकिन क्या? अर्जुन ने डरते हुए उस चुड़ैल से पूछा। तो चुड़ैल कहती है, तलवार को उस कमरे से बाहर ले आना इतना आसान नहीं। जैसे ही तुम उस तलवार को हाथ लगाओगे, उस मायावी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वहाँ एक आदमखोर नर भेड़िया आ जाएगा। अगर उस नर भेड़िए ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी हड्डी तक चबा जाएगा। तुम्हें खुद को उससे बचाना होगा, तब तक जब तक कि दरवाज़ा पुनः अपने आप न खुल जाए। चुड़ैल की यह बात सुनकर अर्जुन के पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ उठी। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये चुड़ैल क्या कम थी जो अभी इस नर भेड़िए से भी सामना करा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? अब इन बातों के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। अर्जुन अब तो पीछे नहीं हट सकता, और क्या पता तू ही शायद इस खेल में जीत जाए। यही सब अपने मन में सोचते हुए अर्जुन खेल शुरू करने के लिए हामी भर देता है। अर्जुन के हाँ कहते ही वो चुड़ैल उसके ऊपर से अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के ऐसा करते ही अगले ही पल अर्जुन अपने आप को किसी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ पाता है। वो अपने चारों ओर देखने लगता है। उसके पीछे की तरफ कभी भी ख़त्म ना होने वाला अंधेरा था और आगे की तरफ एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे के दोनों तरफ एक एक मशाल जल रही थी। मशाल के उजाले की वजह से दरवाज़ा और उसके ऊपर बनी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि वो बहुत प्राचीन है। उसने अपने दोनों हाथों से धीरे से दरवाजे को खोला कि कर्कश आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने कमरे में चारों ओर देखा। कमरे की चारों दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची थी। मायावी कमरा लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। कमरे में सिर्फ 2 मशालें जल रही थी, एक सामने की दीवार पर और दूसरी दरवाजे के ऊपर, जिस वजह से कमरे के कुछ हिस्सों में अभी भी अंधेरा कायम था। दरवाजे के बिल्कुल सामने की ओर 40 फीट की दूरी पर एक काला पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर पर एक तलवार रखी हुई थी जो चमक रही थी। अर्जुन को समझने में देर ना लगी कि यह वही तलवार है जिसे उसे लेकर जाना है। वो तलवार के पास धीरे धीरे सावधानी से कदम बढ़ाते हुए पहुंच गया। एक घूंट गल से नीचे उतरकर वो उस तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ा। अपने कांपते हुए हाथों से उसने तलवार को छुआ ही था कि तभी धड़ की आवाज़ के साथ मायावी कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया।
आवाज़ सुनते ही वह झटके से पीछे मुड़ा। दरवाजे को बंद हुआ देख वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। अर्जुन ने अपने मुंह पर आए पसीने को अपने दोनों हाथों से पूछा और फिर वो तलवार की ओर पलटा। अर्जुन तलवार को अपने हाथ में पकड़ने ही वाला था कि तभी एक भयानक चेहरा उसके चेहरे के सामने आ गया। अर्जुन तेजी से पीछे की ओर लुढ़क कर नीचे गिर गया। अर्जुन ने खुद को किसी तरह से संभाला और सामने की ओर नज़र उठाकर देखा तो पत्थर के पीछे से धीरे धीरे घुराते हुए एक नर भेड़िया बाहर निकल आ रहा था। उसके चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर और उसके पूरे शरीर पर बाल थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके मुंह से दो दांत बाहर की ओर निकले हुए थे जिनसे लाल टपक रही थी। उसके हाथ और पैरों के नाखून किसी इंसान के उंगली जितने बड़े थे। अगले ही पल वो अपने चारों पैरों से दो पैरों पर खड़ा हो गया। 7 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा, इतना भयंकर उसका शरीर था। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर अर्जुन की तो जैसे रूह ही कांप गई। वो अंदर से इतना सहम चुका था कि उठ खड़े होने की भी हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। उस नर भेड़िए ने अपनी दहाड़ को विराम देते हुए जैसे ही अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा, अर्जुन तेजी से अपने हाथों और पैरों की मदद से पीछे की ओर खिसकता चला गया। वो नर भेड़िया जैसे जैसे अर्जुन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे अर्जुन पीछे की ओर खिसकते जा रहा था। पीछे खिसकते खिसकते वो अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो तेजी से उठकर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अर्जुन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो नर भेड़िया तेज़ी से उसके ऊपर छलांग लगा देता है। वो नर भेड़िए के मुंह और हाथों के पंजों के बीच अर्जुन आने वाला था कि तभी वो साइड में जंप करके खुद को उसे बचा लेता है। अपना वार खाली जाता देख नर भेड़िया गुस्से में आ जाता है और गुस्से में घुर्राते हुए अर्जुन की तरफ देखता है। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए अर्जुन की नज़र पत्थर पर रखी तलवार पर चली जाती है। तलवार पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ी से उठ खड़ा होकर तलवार की ओर दौड़ लगाता है और लपक कर तलवार को अपने हाथों में थाम लेता है। अर्जुन के ऐसा करते ही वो नर भेड़िया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तेज़ी से अर्जुन की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपने पंजे से वार करने ही वाला था कि तभी अर्जुन उस तलवार की मदद से उसका वो हाथ काट देता है। लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर अर्जुन हैरान रह जाता है। उस नर भेड़िए का कटा हुआ हाथ फिर से उगाता है। ये देखकर हैरानी से अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अर्जुन सोचता है कि तलवार के वार का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ, तो अब वो क्या करे। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी नर भेड़िया अर्जुन को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। अर्जुन उसके एक ही वार से दूर जाकर गिर जाता है। अर्जुन के हाथ पैरों में अभी काफ़ी चोट लग चुकी थी। वो दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर के कुछ हिस्सों से अब खून की धारा बह रही थी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो तलवार के सहारे उठ खड़ा हुआ और फिर हिम्मत करते हुए तलवार को अपने हाथों में लेकर नर भेड़िए की ओर दौड़ा और तलवार के वार से उसने नर भेड़िए के एक एक अंग को काट डाला। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के सारे अंग पुनः जुड़ने लग गए। ये देखकर अर्जुन हैरानी से 2 कदम पीछे हट गया और खुद से बोला कि ये हो क्या रहा है। मैंने इसकी गर्दन तक काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, इसके पेट को चीर कर रख दिया, लेकिन फिर भी ये हरामखोर मर नहीं रहा है। आखिर इसे हराऊं तो हराऊं कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस तलवार का रक्षक है और शायद इसलिए तलवार के किसी भी वार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, और जब तक मैं इस तलवार को यहाँ से बाहर नहीं ले जाता तब तक शायद ये मरेगा भी नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे और कहाँ से निकलूँ। दरवाज़ा तो अभी बंद है। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक धम के आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है। अर्जुन जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा खुल गया है तो वो तलवार को हाथों में लिए तेज़ी से दरवाजे की ओर दौड़ लगा देता है।
वो दरवाजे के बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसे एक जोरदार लात पड़ती है और वो फिर से दर्द से कराह उठता है। ये तो धोखा है, मेरे पीछे पड़ गया है। अब मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। जब तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब तक तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा। अगले ही पल अर्जुन अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कि उसने प्लान किया था। वो अपनी तलवार से उस नर भेड़े के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर तेज़ी से भागता हुआ वो दरवाजे के उस पार चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के उस पार आ जाता है, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। बाहर आते ही वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहता है कि मैं बच गया। खेल का पहला पड़ाव ख़त्म हो चुका था, तो पता नहीं आगे आने वाला पड़ाव और कितना भयंकर होगा। वो यही सब सोच रहा था। अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होना था, लेकिन एकाएक अर्जुन का ध्यान उस तलवार की तरफ जाता है। उस तलवार में एक अद्भुत सी चमक थी। तलवार के हैंडल पर कई तरह के मंत्र लिखे हुए थे। तलवार के हैंडल से थोड़ा ऊपर लाइन में 3 खाने बने हुए थे। उसके 2 खाने खाली थे और एक खाने में काले कलर का पत्थर जड़ा हुआ था। वो तलवार दिखने में असाधारण थी। उस असाधारण तलवार को देखकर अर्जुन के मन में कई तरह के प्रश्न उठने लग गए। मैंने आज तक ऐसी तलवार कभी नहीं देखी। आखिर ऐसी कौन सी खास बात होगी इस तलवार में, जिसे पाने के लिए वो चुड़ैल हाथ आए बलि को भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो गई। खैर, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रात के 3 बजने से पहले सारे पड़ाव को पार करना और अपने दोस्तों की जान बचाना। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? हाँ, याद आया। क्या कहा था उस चुड़ैल ने कि तलवार मिलने के बाद उस तलवार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर उसकी नोक को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मार देगी। ऐसा करते ही तुम एक पल में यहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, यही कहा था उसने। अर्जुन अगले ही पल ठीक वैसे ही करता है। तलवार की नोक को ज़मीन पर मारते ही अगले ही पल वो खुद को उस चुड़ैल के सामने पाता है। अर्जुन को सही सलामत देखकर वो चुड़ैल थोड़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है, बहुत अच्छे अर्जुन, बहुत अच्छे। तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी खेल का पहला पड़ाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी एक पहेली को भी सुलझाना है। उसे सुलझाने के बाद ही तुम खेल के अगले भाग में जा पाओगे। तो अर्जुन उस चुड़ैल से पूछता है, वो पहेली क्या है? चुड़ैल कहती है, वो पहेली क्या है ये मैं नहीं, वो तलवार तुम्हें बताएगी। हाँ, वही तलवार जो तुमने अपनी हाथों में पकड़ी हुई है। उस तलवार के हैंडल पर जो काल मणि लगी हुई है, उस पर अपने खून की कुछ बूंदें छिड़क दो। अर्जुन ने अगले ही पल ठीक वैसे ही किया। खून की कुछ बूंदें उसने उस काल मणि पर डाल दी और उस पर अपने अंगूठे से रगड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही अगले ही पल उस मणि से एक तेज़ रोशनी बाहर आई और देखते ही देखते वो बड़े बड़े अक्षरों में तब्दील हो गई। कुछ ही पलों में उन अक्षरों ने एक पहेली का रूप ले लिया। अर्जुन ने गंभीरता से उस पहेली को पढ़ने की कोशिश की। पहेली कुछ इस प्रकार थी, तुम्हारे हाथ में जो तलवार है, तुम्हें उस तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े करने हैं। क्या 2 टुकड़े करने होंगे मुझे अपने शरीर के? लेकिन ये कैसे संभव है? अर्जुन जैसे ही ये पढ़ता है कि उसे पहेली के अनुसार अपने शरीर के 2 टुकड़े करने हैं, तो वो हैरान रह जाता है और अपनी डरी सहमी आवाज़ में उस चुड़ैल से दोबारा से पूछता है, भला ये कैसी पहेली है? अगर मैंने अपने शरीर के 2 टुकड़े किए तो मैं तो मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो खेल के अगले 2 पड़ाव को क्या, मेरे दोस्तों का क्या, उनकी जान कैसी बचेगी? अर्जुन की बात सुनकर वो चुड़ैल हंसते हुए बोली, ये तो अब तुम्हारी समस्या है। खुद के 2 टुकड़े करके तुम उन्हें अगर पुनः जोड़ पाओ तो तुम उन्हें जोड़ सकते हो, वरना तुम्हारी मौत आज तय है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है।
आधे घंटे के अंदर तुमने पहेली को नहीं सुलझाया या फिर पहेली का गलत जवाब दिया तो तुम्हारे हाथों में जो तलवार है वो तुमसे छूटकर हवा में उड़ने लगेगी और उड़ते हुए बिजली की फुर्ती से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगी। ये सुनते ही अर्जुन की हालत तो वैसे ही खराब थी और अब ये सुनने के बाद उसके पाँव में मानो कांटे चुभ गए हो। उसका गला सूख गया था। डर के मारे उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। आधा घंटा खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट का समय बाकी रह गया था, लेकिन अब भी अर्जुन को पहले कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग को दौड़ा ही जा रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से उसे नर भेड़िए और उसके बीच हुई वो लड़ाई याद आ गई। उस लड़ाई को याद करते ही उसे उसके पहेली का जवाब भी मिल गया। पहेली का जवाब मिलते ही उसके माथे से चिंता की रेखाएं थोड़ी कम हुई। अगले ही पल अर्जुन ने अपनी आवाज़ में थोड़ी हिम्मत लाते हुए अपने सामने खड़ी हुई उस चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ पहेली का जवाब देने के लिए। इस पर वो चुड़ैल अर्जुन की तरफ देखकर हंसते हुए उससे बोली, जवाब देने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना। अगर तुमने पहेली का जवाब गलत दिया तो तुम्हें उस तलवार के वार से कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं। कहो तो फिर क्या है इस पहेली का जवाब? अर्जुन ने एक घुट गले से उतारा और हिम्मत करते हुए तलवार को अपने एक हाथ में थामकर उसे ऊपर उठा लिया। तलवार की धार नोक अब अर्जुन की गर्दन के बिल्कुल सामने थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो मन ही मन ये सोचकर डर रहा था कि अगर मैंने पहेली का जवाब गलत दे दिया तो उसकी जान के साथ साथ उसके दोस्तों की जान भी चली जाएगी और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद होगा। अगले ही पल उसका ध्यान समय सीमा पर चला गया। अब केवल 2 मिनट का समय शेष रह गया था। उसने एक लंबी सांस भरी और तलवार को जोर से अपनी गर्दन की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल अर्जुन के सिर के कुछ बाल कटकर उसके हाथ में आ गए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ उस चुड़ैल की तरफ कर दिए। कुछ देर तक कमरे में एक गहरा सन्नाटा बना रहा। कुछ सेकंड्स बाद अर्जुन ने अपनी आंखें धीरे से खोली तो देखा कि वो जिंदा था। उसने अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करके देखा। उसने अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। उसके मुंह से आह निकल आई। अर्जुन ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वो सच में जिंदा है। अर्जुन को अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने पहेली को हल कर लिया है। अगले ही पल उसने कॉन्फिडेंस के साथ उस चुड़ैल की तरफ देखा और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा पहेली का जवाब। अर्जुन का जवाब सुनने के बाद वो चुड़ैल पहले तो अर्जुन के हाथ में जो तलवार थी उसे गौर से देखने लग गई। उस तलवार में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और अगले ही पल उसने अर्जुन की तरफ देखा और उससे गंभीर स्वर में पूछा, अपने जवाब को विस्तार पूर्वक बताओ। भला ये बाल इस पहेली का जवाब कैसे हो सकते हैं? अर्जुन ये सुनकर अवाक रह गया। उसे तो लग रहा था कि चुड़ैल को इस पहेली का जवाब पता होगा, लेकिन वो तो जवाब का स्पष्टीकरण चाहती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसे पहेली के जवाब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों? अर्जुन के मन में काफ़ी सारे सवाल घर कर चुके थे। वो चुड़ैल से पूछना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान समय सीमा पर गया। 3 बजने में अब सिर्फ 3 घंटे का शेष समय रह गया था और उसे अब भी 2 पड़ाव को पार करना था। इसलिए उसने सवाल पूछने की बजाय जवाब देना उचित समझा। तो अर्जुन ने जवाब देते हुए उस चुड़ैल से कहा, पहेली में कहा गया था कि मुझे अपने शरीर के 2 टुकड़े करने हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुझे अपने शरीर को बीच में से काटकर उसके समान 2 टुकड़े करने हैं। इसलिए ये मेरे सर के कुछ कटे हुए बाल, जो कि थोड़ी देर पहले मेरे ही शरीर से जुड़े हुए थे, जिन्हें मैंने काटकर खुद से अलग कर दिया। इस तरह ये बाल मेरे शरीर का दूसरा टुकड़ा हुआ और पहला टुकड़ा मैं खुद। अर्जुन का स्पष्टीकरण सुनकर वो मन ही मन खुद से बुदबुदाई,
लगता है सालों बाद आज जाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। वो चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और ज़ोर से हंसते हुए अर्जुन से बोली, वाह अर्जुन, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अर्जुन चुड़ैल की बात काटते हुए कहता है कि मेरा दूसरा पड़ाव क्या होगा। तो उस चुड़ैल ने अपने हाथ को अर्जुन के सर पर और अर्जुन कुछ ही पलों में उस कमरे से गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को अगले ही पल उस मायावी कमरे के बाहर खड़ा पाया। मायावी कमरे का दरवाज़ा बंद था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ दरवाजे को खोलने के लिए ऊपर उठाए, लेकिन अगले ही पल उन्हें फिर से नीचे झटक दिया और रोती हुई आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, ये कहाँ आकर फंस गया मैं, पता नहीं मेरी जान बच भी पाएगी या नहीं। इधर बंगलों के अंदर चारों ओर एक ज़ोरदार हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। मूर्ख मानव सोच रहा है कि तलवार मिल जाने के बाद मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूंगी। तुम्हारा मरना तो तय है। खेल में अगर हार गए तो वो तलवार तुम्हारे प्राण ले लेगी, और अगर जीत गए तब मैं उस तलवार से तुम्हारे प्राण ले लूँगी, और फिर तुम्हारे मरते ही उस भैरव तलवार की मदद से मैं पूरे विश्व पर राज करूँगी। इस तरफ दरवाज़ा खोलते समय अर्जुन का ध्यान अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर चला जाता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। अर्जुन कहता है, क्या 1 बज गए? इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का समय रह गया है। मुझे जल्दी करना होगा। ये कहते हुए अर्जुन ने दरवाजे के अंदर झांका तो अंदर सामने की ओर लाल रंग की कोई चीज़ जगमगा रही थी, जिसकी रोशनी से मायावी कमरा चमक रहा था। उसे देखते ही अर्जुन बोला, शायद यही है वो लाल मणि, लेकिन वो नर भेड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा होगा कि आगे भी दिखाई न दे। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपनी तलवार को कसकर अपने हाथों में थामा और कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। अर्जुन के अंदर जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। आवाज़ सुनकर अर्जुन इस बार पीछे मुड़ा नहीं, क्योंकि वो जल्द से जल्द मणि को लेकर उस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए उसने दरवाजे को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ सामने मणि पर था। वो धीरे धीरे सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अर्जुन अभी 2 कदम आगे ही बढ़ा रहा था कि तभी एक विशालकाय अजगर जमीन के अंदर से निकला और उसने अर्जुन के पूरे शरीर को अपने लपेटे में ले लिया। अर्जुन अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता इससे पहले ही अजगर ने अपना वार उस पर कर दिया था। अर्जुन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो अजगर लगभग 25 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले और पीले रंग के चकत्ते बने हुए थे। वो बड़ा ही भयानक दिख रहा था। अजगर ने अपने मुंह से 2 दांत बाहर की ओर निकाले और ज़ोर से घुराने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। अर्जुन उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन इसका कोई लाभ न हुआ। उल्टा जैसे जैसे वो अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे वो और ज़्यादा कसते जा रहा था। धीरे धीरे कर अर्जुन की सांसें धीमी हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अपने हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ अर्जुन साफ सुन पा रहा था। अर्जुन की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी और अगले ही पल अर्जुन नीचे गिर गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराया। अर्जुन को जब ये महसूस हुआ तो उसने किसी तरह अपनी उंगलियों के सहारे उस ठोस चीज़ को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही अर्जुन को ये आभास हो गया कि यह ठोस चीज़ दूसरी कोई नहीं बल्कि ये वही अनोखी तलवार है। अगले ही पल अर्जुन ने अपने पूरे शरीर की बची कुची ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया और अपनी पूरी ताकत से तलवार की नोक को जोर से उस अजगर के पूंछ में घुसेड़ दिया। अजगर दर्द से करा उठा। अजगर ने अपनी पकड़ अर्जुन पर से ढीली कर दी और अर्जुन को उसने दीवार की तरफ फेंक दिया। अर्जुन पीछे दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। अर्जुन को काफ़ी गंभीर चोट पहुंची थी। उसके हड्डियों में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके शरीर का अंग दर्द से करा रहा था। दर्द से कराते अर्जुन ने खुद से कहा,
इसने तो मेरी हड्डियों तक को मरोड़ कर रख दिया। ये क्या, ये तो फिर से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि ये मुझे मार दे, मुझे ही इसे मारना होगा। कदमों से अपनी जगह से उठ खड़ा होता है अर्जुन और अपनी तलवार को कसकर अपने हाथों में पकड़ अर्जुन की तरफ बढ़ने लग जाता है। सामने की ओर से अजगर भी गुस्से में घुराते हुए अर्जुन की ओर चला आ रहा था और इससे पहले कि अजगर अर्जुन पर अपना कोई वार करता, अर्जुन ने फुर्ती दिखाते हुए तलवार के एक के बाद एक कई सारे वार अजगर पर कर दिए। अजगर को बचने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए वो तब तक उसके ऊपर वार करता गया जब तक वो विशालकाय अजगर टुकड़ों टुकड़ों में ना बट गया। थोड़ी देर बाद विशालकाय अजगर कई सारे टुकड़ों में अलग हो गया और राख बनकर कहीं हवा में गायब हो गया। ये देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली और लड़खड़ाते कदमों से संभलते हुए वो पीछे दीवार के पास जाकर अपनी पीठ टिकाकर नीचे बैठ गया। अर्जुन काफ़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर वो जोर जोर से हांफे जा रहा था। कुछ पल तक अर्जुन की स्थिति ऐसी ही बनी रही। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपने आप को संभाला और सामने देखा तो वो हैरान रह गया। अर्जुन जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और सामने की ओर देखने लगा। अब ये क्या भला है? सामने का नज़ारा देखते ही अर्जुन ने खुद से कहा। सामने के नज़ारे को देखकर अर्जुन अपना सिर खुजाने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्या है। इस वक्त अर्जुन जिस जगह पर खड़ा था वहाँ से ठीक 2 कदम आगे की ओर नीचे ज़मीन पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी थी। अर्जुन ने देखा कि उन आकृति अनगिनत खूंखार जानवरों के चित्र बने हुए थे। अजगर, शेर, चीता, नर भेड़िया जैसे आदमखोर जानवरों के चित्रों से वो पूरी ज़मीन भरी थी। अर्जुन जिस जगह पर खड़ा था उस जगह से लेकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखी हुई थी वहाँ तक समूची ज़मीन पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनी हुई थी। उन आकृतियों को देखते हुए अर्जुन मन ही मन खुद से बुदबुदाया। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तब तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर इतनी जल्दी यहाँ पर इतना सब कुछ बदल कैसे गया? ये तो सच में मायावी कमरा है। पल भर में ही सारी चीज़ें बदल गई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस बार ये आकृतियाँ इस लाल मणि की रक्षक हैं, और अगर मैंने किसी भी गलत आकृति पर पैर रख दिया तो वो जानवर जिंदा हो जाएगा और मुझे मार देगा। अपने सामने के नज़ारे को समझ लेने के बाद अर्जुन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी उसका ध्यान जमीन पर लिखे हुए कुछ अक्षरों पर चला जाता है। ये क्या लिखा है? इस्म दोजी दलसा और आगे लाखा है नगीत। अब इनका क्या मतलब हो सकता है? अर्जुन अपना सर खुजाते हुए खुद से कहता है। इस वक्त अर्जुन के सामने 3 अक्षर लिखे हुए थे और उन 3 अक्षरों के पीछे 5 फीट अंतर छोड़ और 3 अक्षर लिखे हुए थे, और फिर उनके पीछे 5 फीट अंतर छोड़कर और 3 अक्षर लिखे हुए थे। ये अक्षरमाला अर्जुन के पैरों के पास से शुरू होकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखा था उस पत्थर तक जा रही थी। अक्षरों को गौर से देखने के बाद अर्जुन समझ गया कि उसे अगर लाल मणि तक पहुंचना है तो उसे इन अक्षरों पर से ही चलकर जाना होगा, और अगर उसने कहीं और से जाने की कोशिश की तो उसका नसीब बार बार उसका साथ नहीं देगा। अब अर्जुन को इन पत्थरों को पार करना था और नागमणि तक पहुंचना था। तभी उसका ध्यान सामने एक पत्थर की ओर जाता है। उस पत्थर पर अजीब तरीके से कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। लिखावट को पढ़ने के लिए अर्जुन ने अपनी आँखों को किसी मशीन की तरह छोटा कर लिया और पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। हर किसी की मैं मंजिल, चाहे राजा हो या हो फ़कीर। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसी चीज़, ऐसा लक्ष्य जो राजा का भी है और फ़कीर का भी। ये तो बिल्कुल किसी पहेली की तरह ही लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पहेली का जवाब इन ज़मीन पर लिखे हुए इन अक्षरों में से कोई एक हो?
हाँ, ज़रूर इन अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनता होगा और इसी शब्द पर चलकर मैं उस मणि तक पहुंच सकता हूं। लेकिन वो कौन सा शब्द हो सकता है? इस्म दौजी, भला इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? तभी अर्जुन की नज़र कहीं पर जाती है और वो शब्द था इस्म। उसके पीछे लिखा है शाह और उसके पीछे लिखा है ना। इन तीन अक्षरों को अगर मिलाया जाए तो बनता है शमशान। ओह अच्छा, तो ये इस तरह से है, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है। और कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? दौलत, और तीसरा शब्द बन रहा है ज़िंदगी, यानी कि डेथ, मनी एंड लाइफ। तीन शब्द बन रहे हैं, लेकिन इनमें से सही शब्द कौन सा हो सकता है? अर्जुन थोड़ी देर तक किसी गहरी सोच में डूबा रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद से कहता है, पत्थर पे जो पहले लिखी हुई है, हर किसी की मैं मंजिल, चाहे राजा हो या फ़कीर हो। यहाँ पर हर किसी का उल्लेख किया गया है, यानी कि हर वो इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, फिर चाहे वो राजा हो या फ़कीर हो, उसकी अंतिम मंजिल एक ही है और वो मंजिल है शमशान। शायद यही है वो सही जवाब। ये कहते हुए अर्जुन ने अगले ही पल एक लंबी सांस ली और पहले अक्षर यानी कि इस्म पर अपना एक पैर रखने के लिए आगे बढ़ गया। अर्जुन ने इस अक्षर पर अपना एक कदम रख दिया। अक्षर पर अपना कदम रखते ही अर्जुन थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। उसने अगले ही पल आगे लिखे हुए अक्षर शाह और फिर उसके बाद ना पर कदम रखते हुए वो सफलतापूर्वक पत्थर तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने लपककर लाल मणि को अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन अपने हाथों की मुट्ठी को खोलकर मणि की सुंदरता को गौर से देख ही रहा था कि तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अर्जुन जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा खुल गया है, तो वैसे ही वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है और सही सलामत दरवाजे की इस तरफ आ जाता है। अर्जुन अपने दोनों हाथ को अपने घुटनों पर टिकाकर और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद वो सीधा खड़ा होता है और मणि को गौर से देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ऐसी कौन सी खास बात हो सकती है इस मणि में, जिसकी सुरक्षा के लिए इतना तामझाम किया गया है। कुछ तो बात ज़रूर है इस तलवार और इस मणि में। मुझे उस चुड़ैल से पूछना चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता दे। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने लाल मणि को तलवार से जोड़ दिया और तलवार को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसकी नोक को जोर से ज़मीन पर मार दिया। अगले ही पल अर्जुन चुड़ैल के सामने आ पहुंचा। अर्जुन को यूँ अपने सामने सही सलामत देखकर चुड़ैल मन ही मन खुद से बुदबुदाई। चुड़ैल कहती है, मुझे तो लगा था कि ये इस बार बच नहीं पाएगा, लेकिन ये तो सही सलामत बच आया। अर्जुन कहता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस तलवार और इस मणि में ऐसी क्या खास बात? मैं जानना चाहता हूँ। अर्जुन का सवाल सुनते ही चुड़ैल को काफ़ी गुस्सा आ गया और वह गुस्से में अर्जुन से बोली, मूर्ख, तुझे अपने दोस्तों के प्राण चाहिए या फिर सवालों के जवाब? बता जल्दी। तो अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। हाँ, आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है, मैं अगले पड़ाव के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ने कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने। सुनो, तो फिर तुम्हें अब आगे क्या करना है? उस तलवार में जो लाल मणि जुड़ा हुआ है, उस मणि पर तुम्हें अपने रक्त की कुछ बूंदें छिड़कनी है। अर्जुन ने अगले ही पल ठीक वैसे ही किया। उसके ऐसा करते ही उस लाल मणि के अंदर से एक तेज़ रोशनी बाहर निकली और अगले ही पल उस रोशनी ने खुद को शब्दों में परिवर्तित कर लिया। अर्जुन उन शब्दों को ध्यान से पढ़ने लगा। अर्जुन, मैं कभी नहीं था लेकिन हमेशा रहूँगा। मुझे कभी किसी ने देखा नहीं और ना कभी कोई मुझे देख सकेगा, फिर भी मैं सबका भरोसा हूँ और मुझ पर भरोसा करके सारे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली को पढ़ने के बाद अर्जुन धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, भला ऐसा क्या हो सकता है
जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं? ईश्वर इस पहेली का जवाब हो सकता है। लोग किसी और पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन ईश्वर पर भरोसा ज़रूर करते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो भगवान की अस्तित्व को ही नहीं मानते। फिर उनका तो भगवान पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर अगर भगवान इस पहेली का जवाब नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है? अर्जुन अभी खुद के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी चुड़ैल उससे गहरी आवाज़ में कहती है, इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है, और अगर 15 मिनट के अंदर तुमने इस पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा क्या हश्र होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो अर्जुन ये सुनकर डर से कांप उठा। उसे तो लगा था कि पहेली की तरफ इस पहेली को सुलझाने के लिए भी उसे आधे घंटे का वक्त मिलेगा, लेकिन उसे इस बार सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिला था। उसने अर्जुन की डर की वजह से कभी चुड़ैल की तरफ देख रहा था तो कभी अपने हाथ में पकड़ी तलवार की तरफ। वो डरते रोते हुए ऊपर की ओर देखता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे बचा लेना। तभी अर्जुन के दिमाग में एक जवाब आता है, और उस पहेली का जवाब था आने वाला कल। उसे किसी ने नहीं देखा और ना कोई उसे देख पाएगा, लेकिन वो है और हमेशा रहेगा, और सब लोग अपने आने वाले कल पर भरोसा रखकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। जवाब देने के बाद अर्जुन और चुड़ैल दोनों ने अपनी नज़रें तलवार की ओर बढ़ा दी और उसे गौर से देखने लगे। 2 पल तक वो दोनों यूं ही तलवार को देखते रहे। तलवार में किसी भी तरह की कोई हलचल ना होते देख चुड़ैल मन ही मन खुश हुई, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए वो गहरी आवाज़ में अर्जुन से बोली, बहुत अच्छे, तुमने खेल के दोनों पड़ाव में जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी खेल का अंतिम पड़ाव शेष है, और ये पड़ाव पहले 2 पड़ाव से कई अधिक कठिन है। खेल के इस पड़ाव को आज तक कोई पार नहीं कर सका है। खेल के इस अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर साक्षात मौत के सौदागर रहते हैं। आज तक जो वहाँ गया है वो कभी जिंदा वापस लौट नहीं पाया, और आज तुम्हें वहीं जाना होगा। अर्जुन जैसे जैसे चुड़ैल की बातों को सुन रहा था वैसे वैसे उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। उस चुड़ैल ने आगे कहा, उस जगह का नाम है माया जंगल। ये जंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ज़्यादातर इंसानों को ये जंगल दिखाई भी नहीं देता, और अगर कोई इंसान गलती से यहाँ चला जाए तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। लेकिन तुम मेरी शक्तियों की मदद से उस जंगल को देख पाओगे। मेरी शक्तियाँ तुम्हें उस जंगल की सीमा तक पहुँचा देंगी। तुम्हें उस माया जंगल में जाकर 2 आँख वाले पेड़ को ढूंढना है। उस 2 आँख वाले पेड़ के ठीक नीचे एक दिव्य नीलमणि गड़ी हुई है। तुम्हें वो नीलमणि बाहर से निकालनी है, और मणि मिल जाने के बाद उसे उस तलवार से जोड़ देना है। काम पूरा हो जाने के बाद तुम्हें तुरंत उस जंगल से बाहर आना होगा। जंगल के बाहर आते ही तुम उन मौत के सौदागरों से सुरक्षित हो जाओगे। फिर उसके बाद तुम उस तलवार की नोक को जोर से ज़मीन पर मार देना, जिससे कि तुम यहाँ पहुँच जाओ। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना, उस जंगल में कदम कदम पर एक नई मौत लिखी हुई है, इसलिए ये काम इतना आसान ना होगा। कहो तो फिर तैयार हो? अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूँ। अर्जुन ने अपनी कांपती आवाज़ में चुड़ैल से कहा। तो चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। मंत्रों का जाप करते हुए चुड़ैल ने अपना एक हाथ अर्जुन के सर के ऊपर से घुमाया, और चुड़ैल के ऐसा करते ही अगले ही पल अर्जुन वहाँ से हवा हो गया। अर्जुन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को जंगल की सीमा पर खड़ा पाया। उसने अपने हाथ में जलती हुई मशाल को थामा हुआ था और दूसरे हाथ में तलवार को। अर्जुन समझ गया कि ये मशाल उसी चुड़ैल ने उसे दी है ताकि उसे अंधेरे में देखने में आसानी हो। अर्जुन मशाल के उजाले को आगे कर अपने चारों ओर देखने लगा। अर्जुन जब अपने पीछे पलट के देखा तो पीछे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था, और सामने की ओर एक लाइन में बड़े बड़े पेड़ लगे थे। उन पेड़ों की ना तो शुरुआत दिखाई दे रही थी और ना ही अंत। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली
और जंगल के अंदर जाने लगा। जंगल के अंदर चलते हुए अर्जुन अपनी मुंडी को चारों ओर घुमाकर देखने लगा। जंगल में काफ़ी देर से चल रहा था, लेकिन अब तक उसे जंगल में किसी भी पशु, पक्षी या प्राणी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। यहाँ तक कि पत्तों के सरसराहट की आवाज़ भी नहीं आ रही थी उसे। अर्जुन को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। चारों ओर एक अजीब सा रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के इस अजीब से सन्नाटे को देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये मौत से पहले की शांति हो। अर्जुन बोला, ये जंगल तो काफ़ी विचित्र है, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं है यहाँ। अर्जुन ने डरते हुए खुद से कहा। डरते सहमते अर्जुन जंगल के अंदर जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुका था, लेकिन उसे अब भी वो 2 आँख वाला पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। वो जंगल की ओर अंदर जाने लगा। थोड़ी देर बाद चलते हुए अर्जुन एक पेड़ के बगल से गुजरा। जैसे ही अर्जुन उस पेड़ के बगल से गुजरता है, अचानक से उस पेड़ के पत्तों में तेज़ी से हलचल शुरू हो जाती है। अचानक से पत्तों के सरसराहट की आवाज़ होने लगती है। आवाज़ को सुनते ही अर्जुन के पैर चलते चलते रुक जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? अब तक तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर अचानक से पत्तों की इतनी तेज़ सरसराहट की आवाज़ कहाँ से आने लगी? अर्जुन घबराते हुए खुद से कहता है और धीरे से पीछे मुड़कर पेड़ को देखने लग जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने एक नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब तक जिस पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, अचानक से उस पेड़ के पत्ते और डालियाँ बिना हवा के ज़ोर ज़ोर से हिले जा रहे थे। अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उसे किसी खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए उसने वहाँ से जल्दी से निकल जाने का फ़ैसला किया और वो तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए उस पेड़ से दूर जाने लगा। लेकिन वो जिस जिस पेड़ के बगल से गुजर रहा था, अचानक से उस पेड़ में तेज़ी से हलचल शुरू हो रही थी। उस पेड़ की डालियाँ और पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे अर्जुन के माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई। वो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहाँ से दूर जाने लगता है। तो अर्जुन तभी मन ही मन कहता है, पता नहीं ये कौन सी मुसीबत है यहाँ पर। कब मुझे वो 2 आँख वाला पेड़ मिलेगा और वो कब इस जंगल से बाहर जाएगा। वो रुककर अपने चारों तरफ हैरानी से देखने लगता है। उसके आसपास का नज़ारा अचानक से बदलने लगा था। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सा धुआं फैला हुआ था। धुएं की वजह से उसे आगे का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तेज़ी से अपने हाथों की मदद से धुएं को हटाकर सामने देखने की कोशिश की। तभी अचानक दूर पर उसे कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई। अर्जुन ने जैसे ही उस चीज़ की ओर देखा, वो तेज़ी से धुएं को चीरते हुए उस चीज़ की ओर बढ़ने लगा। अब वो चीज़ उससे केवल 40 मीटर की दूरी पर ही रह गई थी। इतनी दूरी से अर्जुन को वो चीज़ किसी आँख की शेप की तरह दिख रही थी। चलते हुए अर्जुन अब ठीक उस 2 आँख वाले पेड़ के सामने पहुँच चुका था। अब उस पेड़ की दोनों चमकीली आँखें उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मशाल के उजाले में वो विशालकाय पेड़ और उसके ऊपर लगी हुई बड़ी सी नीली आँखें उसे साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ध्यान से उस अजीब से दिखने वाले पेड़ की तरफ देखने लगा। उस पेड़ की ऊंचाई का तो कोई अंत दिख ही नहीं रहा था। उस पेड़ की चौड़ाई लगभग 10 फीट थी। इस पेड़ पर जो 2 आँखें लगी हुई थी, वो दोनों आँखें 3 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी थी। इस पेड़ की आँखों के बॉर्डर से नीले रंग के प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा था। अर्जुन ने अब तक जितने भी पेड़ इस जंगल में देखे थे, इन सभी में से ये पेड़ सबसे अलग था। अर्जुन को उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये पेड़ इस पूरे जंगल का राजा हो और ये सारे पेड़ इसके गुलाम हो। तभी अर्जुन सोचता है, कितना भयानक है ये पेड़ और इसकी आंखें, इन्हें तो देखकर ही रूह कांप जा रही है। ये कहकर अर्जुन थोड़ी देर में पेड़ के नीचे
गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक गड्ढा खोदने के बाद अर्जुन देखता है कि उस गड्ढे से नीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही है। तो अर्जुन कहता है शायद यही वो नील मणि है। ये कहते हुए अर्जुन मणि की आसपास की मिट्टी को पूरी तरह से हटा देता है। अब अर्जुन को वो मणि साफ दिखाई दे रही थी। नील मणि की रोशनी सीधा अर्जुन के चेहरे पर आ रही थी। मणि को देखकर अर्जुन खुश हो जाता है। उसने अपना एक हाथ मणि को उठाने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि तभी पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार उसकी छाती पर आकर लगता है और वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही अर्जुन दर्द से करा उठता है। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो जिस पेड़ के नीचे दर्द से करहा रहा था, अब उस पेड़ में भी हलचल होना शुरू हो गई। उस पेड़ के डालियों में से जोर से कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग गई। उस आवाज़ को सुनकर अर्जुन सतर्क हो गया और पीछे मुड़कर पेड़ की तरफ देखने लगा। पेड़ में होती हलचल को देखकर अर्जुन डर गया और कहने लगा, कहीं इस पेड़ में भी तो जान नहीं आ गई। मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्दी से उस तलवार तक पहुंचना होगा। अर्जुन अभी अपनी जगह से उठ खड़ा ही हो रहा था कि तभी पेड़ की डाली का एक जोरदार प्रहार अर्जुन के सीने पर आकर लगता है। अर्जुन दोबारा से हवा में उड़ता हुआ दूर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अर्जुन दोबारा से उठ खड़ा होने की कोशिश करता, लेकिन दोबारा से किसी पेड़ की डाली उस पर जोरदार प्रहार कर उसे हवा में उछाल रही थी। जंगल के सारे पेड़ मिलकर उसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे उछाल रहे थे मानो कि वो कोई गेंद हो। जमीन पर गिरते ही अर्जुन ने तेजी से लपककर तलवार को पकड़ लिया। तलवार को अपने हाथों में पकड़ते ही अर्जुन के पूरे शरीर में ऊर्जा की लहर सी दौड़ पड़ती है। अर्जुन ने अपने अंदर किसी ताकतवर शक्ति को महसूस किया। वो अभी अपने शरीर में फैली ऊर्जा को महसूस कर ही रहा था कि तभी पेड़ की एक बड़ी सी डाली अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो अर्जुन पर प्रहार करती, अर्जुन ने तलवार के एक ही वार से उस डाली के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद अर्जुन ने तेजी से उस नीलमणि को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और जंगल के बाहर तेजी से भागने लगा। भागते समय कई सारे पेड़ की डालियां उस पर अपना वार कर उसे रोक रही थी, उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार अर्जुन अपनी तलवार से उनके वार को रोक देता। डालियों को काटते हुए वो जल्दी ही जंगल के बाहर आ पहुंचा। जंगल के बाहर आने के बाद वो मुड़कर जंगल को देखने लगा। जंगल अब फिर से पहले की तरह पूरी तरह से शांत हो गया था। दोबारा से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। अर्जुन ने एक चैन की सांस ली और नीलमणि को तलवार के अंतिम रिक्त स्थान से जोड़ दिया। रिक्त स्थान पर जैसे ही नीलमणि जुड़ गई, रोशनी की एक तेज लहर पूरे तलवार को दौड़ गई और फिर अगले ही पल वो रोशनी फिर से तलवार में समा गई, मानो जैसे कोई दिव्य शक्ति तलवार से समाहित हो गई हो। अर्जुन के मन में तलवार और उसकी अविश्वसनीय शक्तियों को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उसके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। अर्जुन अभी तलवार की नोक को जमीन पर मारने ही वाला था कि तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर अर्जुन रुक जाता है और आवाज़ की दिशा में देखने लगता है। मानस की आवाज़ आती है, रुक जाओ अर्जुन, रुक जाओ, वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। अचानक आती इस आवाज़ को सुन अर्जुन थोड़ा सहम जाता है और घबराते हुए अपने चारों ओर देखने लग जाता है, लेकिन सिवाय अंधेरे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन कहता है, कौन है यहाँ पर? अर्जुन अपने चारों ओर देखते हुए अपनी कांपती आवाज़ में पूछता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक काली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही अर्जुन को झटका सा लग जाता है और वो झट से 2 कदम पीछे हट जाता है और तलवार की नोक को उस काली आकृति के सामने करके पूछता है, कौन हो तुम? देखो आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस तलवार से तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर वो काली आकृति अर्जुन से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? और कौन हो तुम? मेरा नाम मानस नाथ है।
मैं तुम्हें यहाँ उस चुड़ैल के खूनी इरादों से आगाह करने आया हूँ। उस खूनी चुड़ैल को इस भैरवी तलवार के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है। सालों पहले एक सिद्ध तांत्रिक अपनी साधना पूरी करने इन सतपुड़ा पर्वतों के पास आकर बस गया। ये इलाका पूरी तरह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से उसे अपनी साधना के लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त लगी। इसलिए वो यही अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आज जिस जगह पर तुम्हारा बंगलो है, ठीक उसी जगह पर एक समय उस तांत्रिक की झोपड़ी हुआ करती थी। अर्जुन ने अपनी तलवार को नीचे कर दिया और गौर से मानसनाथ की बात सुनने लगा। मानसनाथ ने आगे कहा, वो तांत्रिक हर रात अपनी साधना में लीन रहता था। उस तांत्रिक के पास कई सारी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं, जिनसे प्रभावित होकर आसपास के गांव वाले हमेशा उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे। और तांत्रिक बिना किसी फल की अपेक्षा किए अपनी शक्तियों से हमेशा उन लोगों की मदद किया करता था। उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर एक दिन एक 20-22 वर्ष की सुंदर युवती उनके कुटिया के पास आई और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। तांत्रिक ने जब दरवाज़ा खोला और उस सुंदर युवती को देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। उस युवती के खुले हुए लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे। उसके नाजुक गुलाबी होंठ किसी गुलाब की पंखुड़ियों के भांति थे। तांत्रिक अपनी सुध-बुध खो बैठा। कुटिया के अंदर आते ही उस युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़े तांत्रिक को अपनी सेविका बनाने के लिए आग्रह किया। तांत्रिक तो पहले ही उस युवती की सुंदरता पर मोहित हो चुका था, तो उसने तुरंत उससे कह दिया और उसे अपनी सेविका बना लिया, बगैर ये जाने कि वो कौन है और एक तांत्रिक की सेविका बनने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अर्जुन, जो अब तक ध्यान से मानसनाथ की बात सुन रहा था, वो फटाक से बीच में बोल पड़ा, अच्छा तो फिर क्या था उस युवती का उद्देश्य? कौन थी वो? अर्जुन की बात सुनकर मानसनाथ आगे बोला, उस युवती का उस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से ही उस पर काफ़ी सारे अत्याचार हुए थे, जिस वजह से वो इंसान और भगवान दोनों से काफ़ी नफरत करती थी। वो कार्य शक्तियों की मदद से पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहती थी। अपने इसी उद्देश्य को लेकर वो उस तांत्रिक के पास आई थी, ताकि वो उससे कार्य शक्तियाँ प्राप्त कर दुनिया पर राज कर सके। तांत्रिक उसके बुरे इरादों से अनजान था और जब उसे इस बात का पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इतना कहकर मानसनाथ चुप हो जाता है। मानसनाथ को अचानक चुप होता देख अर्जुन उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ। तो मानसनाथ कहता है, समय बीतता गया और समय के साथ साथ उस युवती ने तांत्रिक को अपने सौंदर्य जाल में फंसाकर उससे कई सारी तांत्रिक विद्याएं सीख ली। तांत्रिक कई सालों से माँ भैरवी की कठोर साधना कर रहा था। इस साधना के फलस्वरूप उसे असीमित शक्तियाँ मिलने वाली थी। वो हर रात को भैरवी साधना में लीन रहता था और जल्द ही वो दिन भी आ गया जिस दिन माँ भैरवी उसके कठोर साधना से प्रसन्न हो गई और फलस्वरूप उसे असीमित शक्तियों वाली भैरवी तलवार वरदान में दे दी। वो तलवार जिस किसी व्यक्ति के हाथ में होगी, वो व्यक्ति अजय और अमर होगा। संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। जिस किसी व्यक्ति के हाथों में ये तलवार होगी, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। भैरवी तलवार के बारे में जब उस युवती को पता चला तो उसने अपने मोह पाश में तांत्रिक को फंसाकर उससे भैरवी तलवार मांग ली। कामुकता के मद में अंधा होकर तांत्रिक ने उस युवती को भैरवी तलवार देने का वादा कर दिया। तांत्रिक को जब यह एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उसके पास वादा पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तलवार देने से पहले तांत्रिक ये जानना चाहता था कि ये युवती तलवार का कोई गलत उपयोग तो नहीं करने वाली। ये जानने के लिए उसने अपना एक हाथ उस युवती के सर पर रखा और उसके दिमाग को पढ़ने लगा। इंसानों के प्रति उसकी घृणा और प्रतिशोध की भावना, साथ ही समूचे संसार पर राज करने की उसकी मंशा को तांत्रिक ने जान लिया। उसकी मंशा को जानने के बाद तांत्रिक धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसने अपना दिया हुआ वादा पूरा करना था, तो दूसरी तरफ समूचे संसार के बेकसूर इंसानों के प्राण उसे बचाने थे। इसलिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने तलवार की शक्तियों को 3 पड़ाव में बांट दिया और उन तीनों शक्तियों की रक्षा के लिए अपनी माया से
काली शक्तियों को नियुक्त कर दिया। जब उस युवती ने वादे के मुताबिक तांत्रिक से तलवार मांगी, तब उस तांत्रिक ने चालाकी से उसे सिर्फ उन 3 पड़ाव के बारे में बताया जिन्हें पार करके वो भैरवी तलवार को पा सकती थी। लेकिन उस तांत्रिक ने उन पड़ाव को कैसे पार करना है, ये बात उस युवती को नहीं बताई। इस बात से वो युवती क्रोध से बौखला गई। गुस्से में आकर उसने उसी रात को धोखे से तांत्रिक के खाने में जहर मिलाकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। तांत्रिक के कहे अनुसार उस युवती ने कई बार उन पड़ावों को पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल हो जाती और मारी जाती। लेकिन उसे संजीवनी सिद्धि प्राप्त थी। वो हर अमावस की रात को जितने भी अविवाहित पुरुषों की बलि देगी, वो उतनी बार मरकर पुनः जीवित हो सकती थी। इस वजह से उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकी, लेकिन उसका सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा और वो चुड़ैल बन गई। तो अर्जुन कहता है, यानी ये चुड़ैल वही सुंदर युवती है और ये सारा खेल वो इस भैरवी तलवार के लिए कर रही है। तो मानसनाथ कहता है, हाँ, क्योंकि इस तलवार को पा लेने से न केवल वो पुनः सुंदर हो जाएगी, बल्कि वो असीमित शक्तियों की मालिक भी बन जाएगी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो खुद से उस तलवार को हासिल न कर सकी, तब उसने इलाके के आसपास के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उनकी मदद से तलवार को हासिल करना चाहा, लेकिन कोई भी तीसरे पड़ाव तक नहीं पहुंच सका सिवाय तुम्हारे। हाँ अर्जुन, तुम अकेले हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, और तुम ही हो वो जो उस चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हो। मानसनाथ कहता है, तुम्हारे हाथों में जो भैरवी तलवार है, उसकी मदद से वो तलवार असाधारण है। इस तलवार के वार से किसी भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का जिंदा बचपना असंभव है। उसी तलवार से उसकी मौत हो सकती है। याद रखना, उसी तलवार से उसकी मौत होगी। इतना कहकर मानसनाथ शांत हो जाता है। मानसनाथ की ये बात सुनने के बाद अर्जुन के अंदर एक नया उमंग बढ़ जाता है। वो उस चुड़ैल के पास पहुंचता है और उस चुड़ैल ने उस तलवार के बारे में अर्जुन से पूछा और उस नीलमणि के बारे में भी। लेकिन अर्जुन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने तलवार उठाई और उसकी नोक को चुड़ैल की तरफ किया। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ समझ पाती, अर्जुन ने उस तलवार को उस चुड़ैल के सीने के आर पार कर दिया और उस तरह से उस चुड़ैल की मृत्यु हो गई और उस तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल गई। कुछ ही देर बाद मनोज और अभय अर्जुन के सामने थे। अर्जुन ने दोनों को गले लगाया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अभय और मनोज को कुछ याद ही नहीं था। इस तरीके से तीनों जिंदा उसी फार्म हाउस से बच के आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की ये कहानी एक पॉडकास्ट कहानी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।